कुछ राजनीतिक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे क्योंकि बेगूसराय से आप आते हैं, आपका गृह क्षेत्र बेगूसराय है, आप राज्यसभा से सांसद हैं, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय के वर्तमान सांसद गिरिराज जी हैं और ऊपर से वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो एक फर्क देखा जा रहा है सर दोनों लोगों में, क्योंकि ये हमारा नहीं पब्लिक का ओपिनियन है कि बेसिक जो मुद्दे हैं बेगूसराय नगर की, बेगूसराय पूरे परिवेश की जो बेसिक मुद्दे हैं उसको लेकर जितनी गहराई से आप बात करते हैं शायद उतनी गहराई से मंत्री जी बात नहीं करते हैं। मंत्री जी को सिर्फ एनएचआई के बगल का कब्रिस्तान दिखता है और आप स्कूल से लेकर शौचालय तक देख रहे हैं। तो इस सोच में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है? दोनों आदमी एक ही पार्टी के हैं उसके बाद भी। सर, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत सारी हलचलें हैं, ठीक है। आपके पार्टी के भी लोग कुछ विरोध कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सर 2010 को लेकर कि फ्री ट्रायल टेस्ट के बाद ही इस तरह की कोई मुहिम चलाई जा सकती है, आप किसी सीट को आरक्षित या अनारक्षित बता सकते हैं। फिर किस बिना पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने दोबारा नगर निकाय चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी? पिछले दिन का एक मामला है जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों आदमी मिलकर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, ठीक है। 10,000 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, पर इसमें बहुत बड़ा, उस 10,000 लोगों में से बहुत बड़ा ऐसा तबका था जिन्हें मतलब नियुक्ति पत्र बहुत पहले भी मिल चुका था, जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में थे, जो लोग काम कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा आरोप उन पर ये लगता है कि जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र क्यों बांटा जा रहा था पब्लिकली और इस तरीके से मंच उंच बना के। कुछ राजनीतिक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत सारी हलचलें हैं, ठीक है। आपके पार्टी के भी लोग कुछ विरोध कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सर 2010 को लेकर कि फ्री ट्रायल टेस्ट के बाद ही इस तरह की कोई मुहिम चलाई जा सकती है, आप किसी सीट को आरक्षित या अनारक्षित बता सकते हैं। फिर किस बिना पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने दोबारा नगर निकाय चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी? इस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो न्यायालय होता है उसके निर्णयों का बहुत महत्व होता है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस प्रकार से चुनाव के नाम पर न्यायालय के निर्णय को ध्वस्त किया गया यानी उपेक्षा की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम हम सभी शासकों को जो भी जहाँ शासक वर्ग है उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे न्यायालय का अवमूल्यन हो और न्यायालय को विवाद में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न्यायालय से मतभेद होने पर हम न्यायालय के सामने ही अपनी बात को रखने की हमें अवसर है। संविधान हमें इसका प्रावधान है। ऐसा नहीं करके बिहार सरकार ने जो काम किया है वह विवादास्पद ही नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादाओं के प्रतिकूल है। आपको लगता है सर कि चुनाव हो पाएगा इस बार? फिर हाईकोर्ट उस पे स्टे लगाने जा रही है, सुनने में आ रहा है आगामी जो 6 तारीख को जो होगा उसमें। देखिए, जो चुनाव एक निर्विवादित होना चाहिए उसको बिहार सरकार ने बिना बिना किसी होमवर्क का, बिना किसी रिगरस एक्सरसाइज किए बिना करके एक सस्ती लोकप्रियता लाने के लिए या यूं कहें लोगों को उलझाने के लिए ऐसा कर दिया। मुझे लगता है बिहार सरकार के पीछे इसके पीछे एक मकसद है। बिहार सरकार जो कानून और व्यवस्था एवं विकास के नाम पर पूरी तरह से विफल हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए निकायों की चुनाव की बार-बार घोषणा करती है। वो विवाद पैदा करती है, जिससे लोगों का ध्यान बँटा रहे, ना चुनाव होगा और ना सरकार का विरोध होगा। दोनों बातें सरकार एक तीर से दो शिकार कर रही है। सर, पिछले दिन का एक मामला है जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों आदमी मिलकर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, ठीक है। 10,000 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, पर इसमें बहुत बड़ा, उस 10,000 लोगों में से बहुत बड़ा ऐसा तबका था जिन्हें मतलब नियुक्ति पत्र बहुत पहले भी मिल चुका था, जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में थे, जो लोग काम कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा आरोप उन पर ये लगता है कि जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र क्यों बांटा जा रहा था पब्लिकली और इस तरीके से मंच उंच बना के। देखिए, जनता को बरगलाने का जो सबसे बड़ा उदाहरण है उस वह नीतीश जी और तेजस्वी जी ने करके दिखाया। आप जिस नियुक्ति पत्र के नाम पर पूरे राज्य में, देश में प्रचारित कर रहे हैं कि आप अपना वादा पूरा कर रहे हैं, सरकार को बताना चाहिए कि ये 10,000 अफसर कहाँ हैं? उन 10,000 अफसर का निर्माण कब हुआ? क्या वो निर्माण अभी 2022 के अक्टूबर और सितंबर महीने में हुआ, जिसे नियुक्ति पत्र बाँटी जा रही है? तो वास्तव में
एक विफल सरकार इसी प्रकार के प्रचार के माध्यम से अपनी संजीवनी ढूँढती है। लेकिन जनता इस युग में जागरूक हो चुकी है। जनता की चेतना और कभी भी चौकीदारी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती है। तो नीतीश जी और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, उसे आने वाले समय में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी हकीकत सच्चाई जनता के सामने है। सर आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, ये थोड़ा आपके पार्टी का निजी सवाल है, क्योंकि बेगूसराय से आप आते हैं, आपका गृह क्षेत्र बेगूसराय है, आप राज्यसभा से सांसद हैं, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय के वर्तमान सांसद गिरिराज जी हैं और ऊपर से वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो एक फर्क देखा जा रहा है सर दोनों लोगों में, क्योंकि ये हमारा नहीं पब्लिक का ओपिनियन है कि बेसिक जो मुद्दे हैं बेगूसराय नगर की, बेगूसराय पूरे परिवेश की जो बेसिक मुद्दे हैं, उसको लेकर जितनी गहराई से आप बात करते हैं शायद उतनी गहराई से मंत्री जी बात नहीं करते हैं। मंत्री जी को सिर्फ एनएचआई के बगल का कब्रिस्तान दिखता है और आप स्कूल से लेकर शौचालय तक देख रहे हैं। तो इस सोच में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है? दोनों आदमी एक ही पार्टी के हैं उसके बाद भी। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनप्रतिनिधियों को प्रेरित भी किया है, निर्देशित भी किया है और अपेक्षा भी की है, वे जनता से जुड़े। जनता से जुड़ने का मतलब यह है कि जन सरोकारों के मुद्दों को वे पूरी त्वरित गति से, तत्परता के साथ उठाएँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपने गृह क्षेत्र जो मेरा जन्म स्थान है, मैं उन मुद्दों को उठा रहा हूँ। मुझे लगा कि जो मेरा मातृभूमि है, वो इन चीज़ों से वंचित है और यह एक कर्तव्य उन सभी लोगों का होता है जिन्हें कभी अवसर राजनीति में या शैक्षणिक स्तर पर मिलता है कि सिर्फ अपनी समृद्धि ना करें। अपनी समृद्धि के साथ-साथ उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, मातृभूमि को मिलना चाहिए। मैं सिर्फ उसी दृष्टिकोण से एक काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा किया गया काम मेरा नहीं है। यहाँ के लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों का सहयोग नहीं मिलता, तो मेरे लिए करना संभव नहीं था, एक। दूसरा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का काम है। मेरा व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। मैं पार्टी से अलग होकर ना अपने को देखता हूँ, ना देखूँगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिलता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में, तो आपका दायित्व 5 या 6 वर्षों तक अपने धन और अपने यश की समृद्धि की नहीं होती है, जनता की समृद्धि होती है। यदि जन समृद्धि हम नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र की समृद्धि नहीं होती। तो मैं उसी दायित्व के कारण जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, मैं कर रहा हूँ। मैं लग और दूसरा जिस विचारधारा से मैं आता हूँ, संघ विचारधारा, उस विचारधारा में दायित्व बोध कराया जाता है, पद बोध नहीं होता है। और दायित्व बोध के कारण उस दायित्व पे रहते हुए मैं एक-एक दिन का कैसे मैं उपयोग करूँ। लेकिन जो काम मैं बेगूसराय के लिए कर रहा हूँ, मैं जब शिलांग में वहाँ के ट्राइबल गाँव में जाता हूँ, तो वहाँ भी उसी तत्परता से करता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को सार्थक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सर आखिरी, बेगूसराय की जनता आपको खूब याद करती है और खूब प्यार स्नेह देती है जब जब सामहो पुल की बात होती है। तो सर सामहो पुल का काम कहाँ तक आगे बढ़ा है? देखिए एक जो काम असंभव था और लोग मानते थे कि नहीं हो पाएगा, जब उस काम को सामने लाया गया, तो पहले तो जाँच-पड़ताल हुई और उस कानून को बदला गया जिसमें था कि गंगा में अगर 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर इधर आर-पार अगर पुल हो तो पुल नहीं बनेगा। पहले तो उस गतिरोध को समाप्त किया गया। बाद में सैद्धांतिक तौर पे इसे स्वीकार किया गया। बाद में पूरी तरह से पुल को अनुमति दी गई, जो केंद्रीय मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि इस पुल को बनाने की अनुमति दी जाती है, एनएचआई ने और उस विभाग ने अनुमति दी। अब अगला चरण यह है कि अनुमति के बाद डीपीआर बना। डीपीआर बनने के बाद अब लैंड एक्विजिशन कमेटी के सामने गया। लैंड एक्विजिशन कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया। तो ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम बहुत ही टेंडर के नज़दीक हैं। चूँकि एक बड़ा पुल बनना है जिसकी लंबाई चौड़ाई 28 किलोमीटर होगी, तो अनेक तरह के तकनीकी पक्ष होते हैं जिस पर सरकार की विभाग के लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष आने वाले समय में फरवरी-मार्च तक इसका टेंडर निकल जाना चाहिए। फरवरी मार्च तक टेंडर निकल जाएगा। मैं आशा यही करता हूँ, चूँकि आज भी मैंने संपर्क किया, जब इस बैठक में इसकी चर्चा हुई वहाँ के अधिकारियों से, उन्होंने कहा है पहला एलएसी का स्वीकृति हो गई है, दूसरी यहाँ से टेक्निकल रिपोर्ट जा रही है उसकी स्वीकृति होगी, तो बात आगे बढ़ेगी। फिर एक एक चरण ये होता है कि इसके फाइनेंस के बारे में बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्वीकृति ली जाती है। तो जो तकनीकी प्रक्रिया में अभी यह पुल का चल रहा है,
लेकिन एक पुल बनेगा, पुल बनने की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। अब उसमें जो व्यवधान है उसको दूर किया जा रहा सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के है। थैंक यू। लिए। तो आप सुन रहे थे अभी हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा सर थे। देख रहे हैं राजनीति के प्रोफेशन में कितना बड़ा अंतर हो जाता है, सोच, नज़रिया, इंटेलेक्चुअलिटी सब कुछ बदल जाती है। तो पब्लिक है ये सब समझती है, क्या कीजिएगा? हमारा हाथ में माइक है, हमारा दिखाना काम है, हम दिखा दिए, ठीक है? आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।